जय हिंद दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। दोस्तों आज है 21 जून और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में दोस्तों हम तीन रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम ब्रेकअप को देख लेते हैं, ब्रेकअप कॉम्पोजिशन को। तो दोस्तों एक आर्टिकल जो है जो हम हिंदू में से डिस्कस कर रहे हैं, ये बात करता है रीसरेक्टिंग अ डेड लॉ। तो ये दिस इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, जीएस2 का कंपोनेंट है। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 की बात करी जा रही है। फिर दोस्तों दो आर्टिकल्स आए हैं जो कि इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट से हैं, अगेन जीएस2 का कंपोनेंट है। अब दोनों में थोड़े जो व्यूज हैं कुछ कुछ सिमिलर भी हैं, कुछ कुछ ऑपोजिट भी हैं। दोनों आर्टिकल्स को हम एनालाइज करेंगे। तो एक आर्टिकल जो है हिंदू में से है एट द सेंटर ऑफ जॉब क्रिएशन, और एक आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में से है ऑन जॉब्स द बिग पिक्चर। तो भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि आने वाले 1.5 साल में, आने वाले 18 महीनों में 10 लाख 1 मिलियन जॉब क्रिएशन इंडिया में किया जाएगा। और दोस्तों जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों ये दिए गए नंबर पे आप टेलीग्राम की ऐप से मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ऐड करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर हम टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात करें, अभी नीचे देखेंगे ना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो दो लिंक्स आपको देखेंगे। ये किसका है? टेलीग्राम चैनल का, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग का। ये किसका है? ये है पीडीएफ का, है ना। पीडीएफ जो है ना, वैसे टेलीग्राम के ग्रुप में 8 बजे आपको पिन कर दी जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम के चैनल में ऑलरेडी हैं उनको पता है कि पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। और यदि इस लिंक को क्लिक करने के बाद भी आप टेलीग्राम चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिए गए नंबर पे भाइयों बहनों प्लीज मैसेज करिएगा, आपको हम ऐड जरूर करेंगे। तो बेस्ट आंसर जो कल क्वेश्चन पूछा था, सुमित भारद्वाज। सो वंस अगेन सुमित, वेरी वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं यहाँ पे स्लीपी क्लासेस की तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा सुमित का, विपिन का, मुकेश का। मैं काफ़ी देखता रहता हूँ कि काफ़ी बच्चों के आंसर्स रिव्यू कर रहे हैं सुमित और मुकेश और विपिन तीनों। सो वेरी वेल डन गाइज। आई एम श्योर कि थोड़े सीनियर एस्पिरेंट्स हैं, एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का, ये जो मेच्योरिटी है इनके कंटेंट में भी दिखती है जो आंसर्स लिखते हैं। सो वेरी वेल डन सुमित। एंड इस आंसर की बात करें तो इस आंसर में जो चीजें पूछी गई थी, जो डायमेंशंस रिक्वायर्ड थी, वो सभी इन्होंने आंसर करी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो इनका वे है प्रेजेंट करने का। अब देखिए जैसे ये बॉक्सेस में फ्लो चार्ट के थ्रू अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं। तो सुमित अगली बार आप जब आंसर लिखेंगे आप एक बार मेंशन कर देना अपनी आंसर शीट में कितने मिनट्स में भी आपने लिखा है, राइट। अब देखिए जो खास करके जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो भी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट देंगे, अब देखो बहुत मैटर करता है कि अपने आंसर को हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, है ना। अब देखिए हमारे पास कई बार कंटेंट तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है लेकिन उसको प्रेजेंट हम कर नहीं पाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि उसको प्लेस कैसे करना है। तो प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट भी एक कला है, वो आ जाती है एक्सपीरियंस के साथ, तजुर्बे के साथ आएगी। थोड़ा आप टाइम देंगे, 2-3 महीनों में आप सब एक्सपर्ट बन जाएंगे, पर इस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। तो अब जैसे इनका जो तरीका है प्रेजेंट करने का आंसर का काफी अच्छा है। बहरहाल इस क्वेश्चन में जो भी डायमेंशंस पूछे गए थे तो उन्होंने एड्रेस करे हैं, इंट्रोडक्शन दिया है कि डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ी सी उन्होंने बातें मेंशन करी है, सिग्निफिकेंस क्या है डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की, वो उन्होंने बात मेंशन करी है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक अवेज फॉर इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बात, एग्रीकल्चर, फिशरीज और ट्रिप्स फेवर की जहाँ पे बात हो रही है तो कुछ एक कंफ्यूजन था, मैं चार्ट पढ़ रहा था टेलीग्राम के ग्रुप में। फिशरीज की बात करें ना तो वो आर्टिकल में मेंशन है, जो कल आर्टिकल शेयर किया था चाइना और ताइवान के बारे के। चाइना और ताइवान जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली वो सब्सिडाइज कर रहे हैं फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो चाहे चाइना है, ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, अमेरिका है, ये जो 5-6 देश हैं कलेक्टिवली 60% से ज्यादा जो सब्सिडीज फिशरी सेक्टर को जा रही हैं वो इन 5-6 देशों के द्वारा जा रही हैं। तो चाइना ताइवान भी आर्टिकल में मेंशन था। चलिए सो दोस्तों आंसर को आप पढ़ सकते हैं, इसको हम जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसी टाइम के अराउंड 6 बजे के अराउंड हम इस आंसर को टेलीग्राम के ग्रुप में पिन भी कर देंगे। चलिए तो रीसरेक्टिंग का डेड लॉ। सो दोस्तों यहाँ पे पहले आर्टिकल शुरू करने से पहले आईटी एक्ट सन 2000 की हम बात कर लेते हैं। देखिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले 20-25 सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है ना। आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। अब आज से 20-25 साल पहले इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन सोशल मीडिया का, ई कॉमर्स का नहीं था। ई गवर्नेंस क्या है, ई कॉमर्स क्या है, सोशल मीडिया क्या है, इसके बारे में हम देख रहे हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को पिछले 10-12 सालों में ज़्यादा होनी शुरू हुई है ना। सो दोस्तों आईटी एक्ट 2000 जो है काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहता है, ठीक है। ये जो एक्ट है, दिस एक्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट दी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब आज के टाइम पे ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया है, ई गवर्नेंस है, बाय डिफाइनिंग द क्राइम्स, प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट्स, लेइंग डाउन द प्रोसीजर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर्मिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। मैं सीधी अगर बात पे आऊं तो जो मेन बात यहां पे मैटर करती है आईटी एक्ट की, वो है सेक्शन 66A, है ना। सेक्शन 66A जो है, आपको याद होगा अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़े 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं, जो केस था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना,
उसके चलते 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो सेक्शन 66A है ना ऑफ द आईटी एक्ट 2000, तो आईटी एक्ट जो सन 2000 का था, इसको अमेंड किया गया था 2008 में, तो यूपीए की सरकार थी उस टाइम पे, 2008 में अमेंड किया गया था और 2009 में एक प्रोविजन डाले गए थे। देखिए साइबर सिक्योरिटी एक इमर्जिंग थ्रेट था उस टाइम पे, आज के टाइम पे भी साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ज्यादा, साइबर टेररिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, ये इमर्जिंग थ्रेट्स हैं आज के जमाने में। तो चाहे वो हम इंडिविजुअल्स की बात करें चाहे सरकारों की बात करें, साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, साइबर वॉरफेयर को अक्सर फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर कहा जाता है। तो कुछ ऐसी प्रोविजंस थी जो कि आईटी एक्ट 2000 में डाली गई थी, जो अमेंड किया गया था 2008 में। तो फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी के एम्बिट को, जो साइबर सिक्योरिटी का जो एम्बिट है वो तो काफी वाइड है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम सेक्शन 43, 66, 66A, 66B इन सब सेक्शंस की बात करें, ये सब जो सेक्शंस थे अमेंड करके उसमें इनकॉर्पोरेट करे गए थे। सेक्शन 66A क्या कहता था? मेजर्स अगेंस्ट सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। अब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज ये वायलेट करता है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड है। अब ऑफेंसिव मैसेज भेजना, देखिए अब आज के टाइम पे, चलो आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं आज के टाइम पे, लोग आप कुछ ट्वीट करो, कुछ कमेंट करो, पीछे आपके पीछे ट्रोल आर्मी पड़ जाती है ना। अब देखिए आपके अपने ओपिनियंस हैं, जो आपको ठीक लगता है किसी पॉलिसी को लेके, किसी भी ओपिनियन को लेके आप ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, आपकी आज़ादी है ना, आज़ाद देश में आप रहते हैं। ऑफकोर्स आई मीन फ्रीडम जो है, चाहे वो स्पीच की बात करें, अनलिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये कौन तय करेगा कि ऑफेंसिव मैसेज भेजे जा रहे हैं। अब सेक्शन 66A के चलते यहाँ पे ये बात करी गई है कि चाहे वो जो मैसेजेस, चाहे ईमेल के द्वारा, चाहे एसएमएस के द्वारा, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा जो भेजे जा रहे हैं, अगर वो ऑफेंसिव हैं, इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हैं, अनाउंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बंदे को आप जेल में डाल दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कौन तय करेगा कि वो इनकन्वीनियंट है, कि ऑफेंसिव है, कि ये है। ऑफकोर्स आपने जो बोलना बोल सकते हैं, अनलेस अगर आप जो बात बोल रहे हैं किसी को ऑफेंसिव नहीं लग रही है ना। अब अगर आप किसी को मेंटली हैरेस कर रहे हैं, तो वो अगर बंदा जाके पुलिस में, साइबर सेल में कंप्लेंट करता है, तो वहां पे वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब इस प्रोविजन का मिसयूज भी किया जा सकता है ना। आपने कुछ ट्वीट किया किसी भी सरकार की पॉलिसी को लेके, है ना, आपको वो पॉलिसी पसंद है नहीं पसंद है, आपके अपने ओपिनियन है, लेकिन ट्वीट कर देने से, कुछ कमेंट कर देने से आप एंटी नेशनल तो नहीं हो जाते हैं, या आपके ऊपर यूआपा इंपोज कर दो, सेडेशन इंपोज कर दो, सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंपोज करके आपको अरेस्ट कर लो, डिटेन कर लो, तो वो बात तो सही नहीं है। तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि भाई ये जो प्रोविजन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस 2015 का था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द इंडिया दे आर कंटिन्यूइंग टू अरेस्ट एंड डिटेन सिटीजंस अंडर द ड्रैकोनियन प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट 2000, डिस्पाइट कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो दोस्तों ये जो क्लिपिंग है, ये श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, ये मार्च 2015 की क्लिपिंग है फ्रॉम द न्यूज़पेपर डेक्कन क्रॉनिकल, ठीक है। तो देखिए यहां पे दोस्तों आप जजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने ये कहा था, द पब्लिक्स राइट टू नो इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। द प्रोविजन क्लियरली अफेक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहां पे जो वर्ड्स यूज करे गए हैं, है ना, कि भाई कोई भी इंसान जो कि फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग अनोवेंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, ये कौन तय करेगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट कि मेरे मैसेज करने से, मेरे मेल करने से दूसरे बंदे को इंजरी हो रही है, ठीक है, अनोयंस हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है? क्या गारंटी है कि मेरे मेल करने से कोई बंदा इस प्रोविजन को मिसयूज नहीं कर सकता? चलो बहरहाल इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सो इट वाज अ वेरी वेलकम स्टेप, ठीक है, बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फिर से रीटरेट करा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो फ्री स्पीच है, दिस विल रूल द मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज कॉल्ड द इंटरनेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, हमारे यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, दैट इज वेल अंडरस्टूड, लेकिन कहो कि इस प्रोविजन के चलते हम फ्री स्पीच को कर्व करेंगे, तो वो बात सही नहीं है। सेक्शन 66A जो है वो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस इज सेड बाय नन अदर देन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। चलो अब कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, हम ये क्यों आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। चलो यहां तक हमने बात समझ ली 2015 में क्या हुआ था। अब क्या हुआ है जिसके कारण ये आर्टिकल लिखा गया है। अब चलो साइबर क्राइम है, साइबर टेररिज्म है, ठीक है, दैट इज अब देखिए इस तरह के क्राइम्स के लिए, इस तरह के थ्रेट्स के लिए लड़ना जो है, कम्बैट करने के लिए ग्लोबल कंसेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम इंसान को भी साइबर क्राइम उतना ही इंपैक्ट करता है, सरकारों को भी साइबर क्राइम इंपैक्ट करता है। अब यहाँ पे इंडिया ने एक फॉर्मल सबमिशन रखा है यूएन पे कि कैसे ऑफेंसिव मैसेजेस को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। तो फिर क्या फर्क रह गया? सेक्शन 66A में भी तो वही बातें थी, ऑफेंसिव मैसेजेस को क्रिमिनलाइज ही किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्राइक डाउन करा। अब जो लैंग्वेज है इस प्रपोजल में जो कि भारत सरकार ने यहाँ पे यूएन में दिया है, ठीक है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वाज यूज्ड इन सेक्शन 66A। चलिए अब क्या ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्या ये बाइंडिंग रहेगी?
देखिए अभी ये सोचना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा कि इंडिया ने जो प्रपोजल्स दिए हैं एज फार एज क्रिमिनलाइजिंग द ऑफेंसिव मैसेज के वो सारे ही देश, दुनिया भर के देश उस बात को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, ये कहना भी थोड़ा प्रीमेच्योर है। काफी जो यूरोपियन यूनियन देश हैं, यूके की बात करें, इन्होंने ऑलरेडी इंडिया के इन क्लेम्स को, सबमिशन को थोड़ा कंटेस्ट किया है कि भाई इस प्रपोजल्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में नहीं आ जाता जब तक किसी भी देश का पार्लियामेंट, हमने बात करी थी ना डिस्कस एक बार एफएटीएफ का वीडियो में, सिग्नेटरी और रैटिफिकेशन में क्या फर्क है। कोई मान लीजिए कोई ऐसा कानून है ना जिसको लेकर इंटरनेशनली बात करी जा रही है, फॉर एग्जांपल हम आईसीसी की बात करें, रोम स्टैचू की बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, तो हम अक्सर पढ़ते हैं काफी सारे ऐसे कन्वेंशन हैं, चाहे वो रोम स्टैचू है, चाहे वो कोई न्यूक्लियर कन्वेंशन है, जहां पे सिग्नेटरीज हैं, है ना। सीटीबीटी की बात कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की बात कर लेते हैं, सिग्नेटरीज तो हैं उस पर्टिकुलर कन्वेंशन के, लेकिन रैटिफिकेशन नहीं है। कहने का मतलब यह है भैया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो तभी आपके डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में आप इनकॉर्पोरेट हो पाएगा। आपने वहां पे चलो जाके वहां पे कन्वेंशन तो साइन करके आ गए, लेकिन जब तक आपके पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेशन इनैक्ट नहीं करी है टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल लॉ, तब तक आप उस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रैटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो इंटरनेशनल ऑटोमेटिकली नहीं बन पाएगा यहां पे। फिर यहां पे एक और डायमेंशन इस आर्टिकल में समझने वाला क्या है, मोनिज्म वर्सेस डुअलिस्ट स्टेट। अब डुअलिस्ट सिस्टम क्या कहता है? डुअलिस्ट सिस्टम वो होता है विच ट्रीट्स द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक सिस्टम्स ऑफ लॉ एज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। मोनिस्ट जो होता है, जो मोनिज्म की बात करें, वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है इंटरनल और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स को एक तरह से, कि भाई जो इंटरनेशनली जो कोई कन्वेंशन है, जो कोई प्रोटोकॉल अगर करा गया है, तो वो हम डोमेस्टिक भी अपने यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, बेशक पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर प्रोविजन को इनैक्ट करे या ना करे। जो डुअल स्टेट्स हैं, दे आर स्टेट्स इन विच नो ट्रीटीज हैव द स्टेटस ऑफ लॉ इन डोमेस्टिक लीगल सिस्टम, जब तक पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर उस देश का जो पार्लियामेंट है इस पर्टिकुलर ट्रीटी को लेके, इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को लेके एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन लेके नहीं आता। तो सवाल ये आता है कि इंडिया क्या है, डुअलिस्ट है कि मोनिस्ट है? तो इंडिया जो है ट्रेडिशनली डिस्क्राइब किया जाता है एज अ डुअलिस्ट कंट्री, ठीक है, इन रिलेशन टू द एंगेजमेंट विद द इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन जो मर्जी है, लेकिन जब तक इस कन्वेंशन या लॉ को लेके यहां पे पार्लियामेंट में कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा लेजिस्लेशन इनैक्ट नहीं करी गई, तब तक उसको हम नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या इज इंडिया टर्निंग टू मोनिज्म? अब देखिए एग्जीक्यूटिव तो बेशक हम नहीं, अब एग्जीक्यूटिव के तौर पे तो हम नहीं कह सकते हैं कि दैट वी आर टर्निंग इनटू मोनिज्म, कि भी इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली हमारे डोमेस्टिक लॉ का हिस्सा बन गया। लेकिन ओवर द इयर्स सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल डुअलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स मोनिज्म। तो फॉर एग्जांपल विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें, ठीक है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की जो गाइडलाइंस ले डाउन करी गई थी इस पर्टिकुलर केस में। फिर हम बात करें केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी, अगेन अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ये रखी गई थी। अब ये जो जजमेंट्स हैं आपके सामने, जो 3 जजमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, इन जजमेंट से क्या आइडिया आता है? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट फॉलोड एन अप्रोच ऑफ जुडिशियल इनकॉर्पोरेशन बाय रीडिंग द इंटरनेशनल लॉ इनटू डोमेस्टिक लॉ। तो जो इमर्जिंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि कोर्ट जो है ना इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, जब तक वो इनकंसिस्टेंट नहीं है डोमेस्टिक लॉ के साथ। ठीक है जी। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इंटरनेशनल ट्रीटी के? देखिए, इफ वी डू गेट एन इंटरनेशनल ट्रीटी कंबैटिंग साइबर क्राइम, वेरी गुड कि हम साइबर क्राइम को कंबैट करने की बात कर रहे हैं, बट क्या वो सिमिलर प्रोविजन जो पहले एग्जिस्ट करती थी सेक्शन 66A के चलते, वही प्रोविजंस के चलते हम साइबर क्राइम को कंबैट कर सकते हैं? तो बात तो फिर वहीं पे आगे घूम घुमा के, ठीक है। तो जो अगर ये बात फिर इंडियन कोर्ट्स में अगर आ जाती है, तो इंडियन कोर्ट्स कहेंगे भैया अभी तुमने 2015 में इसको स्ट्राइक डाउन करा था, तो आप फिर से इसको कैसे लेके आ गए हैं, चाहे जितना मर्जी इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या ना हो। उसके बावजूद भी इंडियन कोर्ट्स क्या करेंगे, अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है, चैलेंज होती है इस बात को कि जी फिर से ये कन्वेंशन इंटरनेशनल फोरम पे साइन करी गई थी, इसको फिर से डोमेस्टिक लॉ में हम लेके आ गए हैं, तो कोर्ट्स कहेंगे भाई हम तो डोमेस्टिक लॉ को हम ज्यादा सुप्रीमेसी देंगे, बिकॉज वाई, डोमेस्टिक लॉ के चलते सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। अब ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, तो व्हाट इफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट तो ठीक है, पार्लियामेंट तो इनैक्ट कर सकता है, पार्लियामेंट का तो काम है लेजिस्लेचर जो अगर हमारे एमपीज हैं तो हमारे एमपीज का तो काम है कि वहां पे बिल बना के उन्होंने जो है कानून बनाने हैं, एक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। व्हाट इफ पार्लियामेंट इनैक्ट्स लेजिस्लेशन और अमेंड्स द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन? पार्लियामेंट ये काम कर सकता है, किसके लिए? टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी, जो कि क्रिमिनलाइज करेगा ऑफेंसिव मैसेजेस को, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 253 जो है हमारे संविधान का, वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकता है पूरे देश के लिए या फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी इंटरनेशनल ट्रीटी। तो लीगली तो ये बात पार्लियामेंट के बिल्कुल डोमेन में है, तो यहां पे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात पार्लियामेंट के टुवर्ड से नहीं हो रही है।
लेकिन इसके चलते अगर ये ट्रीटी को इनकॉर्पोरेट हम कर लेते हैं यूजिंग दिस पावर अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इससे क्या होगा, इट विल देन गिव द एग्जीक्यूटिव द पावर टू बुक पीपल फॉर द अलेजेड ऑफेंसिव मैसेजेस। तो वही बात आ गई, सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में डाला तो भारत सरकार किसी और रस्ते से उसको लेके आ गई, ठीक है, तो बात तो वहां पे सेम घूम घुमा के वहीं पे आ गई बात। तो कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट द री इंट्रोड्यूस्ड वर्जन ऑफ सेक्शन, व्हाट इफ अगर ये जो सेक्शन 66A का ये जो वर्जन है, इसको जो अभी यूएन के प्लेटफॉर्म पे जो डिस्कस भी करा गया है अबाउट क्रिमिनलाइजिंग द ऑफेंसिव मैसेज, अगर इसको चैलेंज किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल स्ट्राइक डाउन इवन द री इंट्रोड्यूस्ड वर्जन, बिकॉज वो कहेंगे भाई जो डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से तो ये जो प्रोविजन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है, बिकॉज द ग्राउंड्स ऑन विच द लॉ वाज प्रोनाउंस्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये जो प्रोविजन है आप ऑफेंसिव मैसेजेस को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, चाहे वो 66A था या किसी और ट्रीटी के थ्रू कर रहे हैं, बुनियाद क्या थी कि वो राइट टू फ्री स्पीच को वायलेट कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज पार्लियामेंट इज एनैक्टिंग अ लॉ टू गिव इफेक्ट टू एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन डजंट मीन कि वो बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकती है, डजंट मीन कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली टेस्ट नहीं किया जा सकता। चलिए फिर दोस्तों अगला आर्टिकल क्या बात करता है, एट द सेंटर ऑफ जॉब क्रिएशन। सो दोस्तों अच्छा आर्टिकल है, यहां पे देखते हैं कंटेक्स्ट की क्या बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉलमनिस्ट हैं वो कहते हैं कि देखिए जो लास्ट ईयर है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट के बारे, वो जो हमारे पास डेटा है वो डेटा बेस्ड है अपॉन दी डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, वो 2012 का डेटा है, अब इस बात को 10 साल हो चुके हैं। सरकार किस बात पर रिलाय कर रही है, चलो ये तो हमको पता है बात, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब तक हमको ये बात पता चल गई होगी कि देखिए इंडिया में मोस्टली जो जॉब्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स बहुत कम है ना। अब सरकार किस पे रिलाय कर रही है कि भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब ग्रोथ हो रहा है, अपॉन दी एनपीएस, अपॉन दी ईपीएफओ, ठीक है, अपॉन दी ईएसआईसी। लेकिन ये जो सब स्कीम्स हैं, चाहे वो नेशनल पेंशन स्कीम है, चाहे वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फंड है, ये मिसलीडिंग भी तो हो सकता है ना कि अगर ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड हो रही है ईपीएफओ के या एनपीएस के, तो ये सब्सक्राइबर्स ऐड होना डज दैट मीन कि जो रोजगार है वो बढ़ रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में? Not necessary. This could be misleading because companies they might be increasing the registrations to cross the threshold to become eligible for certain benefits जो कि आते हैं अगर उनके जो वर्कर्स हैं, अगर उनके जो एम्प्लॉइज अगर इस फंड्स को सब्सक्राइब करते हैं। 10 लाख जॉब्स तो बहुत अच्छी बात है, आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां अगर सरकार निकालती है तो देखिए बहुत अच्छी बात है ना। देखिए अभी पंजाब में भी चलो इलेक्शन हुए थे, भगवंत मान जी ने कहा कि जी यहाँ पे हम 25,000 बच्चों को रिक्रूट करेंगे, पुलिस की नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखो ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, ठीक है, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बातें तो देखिए बड़ी बड़ी हर कोई करता है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ये बात मैटर करती है ना। और दूसरी बात, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो खर्चा होगा वो कितना ज्यादा होगा, क्योंकि अभी देखिए हाल में जो हम देख रहे हैं, हाल भर जो भी कुछ रिसेंट हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, सरकारी नौकरियां तो कम हो रही हैं। अब अगर हम बात करें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, तो 241 जो सीपीएसईज हैं, दे हैव बीन रिड्यूसिंग जॉब्स इन द रीसेंट ईयर्स। तो जॉब्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम क्लोज टू 11 लाख इन 2017-18 एंड अराउंड अबाउट 9.2 लाख इन 2019-20। टारगेट क्या है कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन जॉब क्रिएशन करना है ना। अब इस बात को यहां से समझना भी बहुत जरूरी है, हमने क्या सिर्फ नौकरियां क्रिएट करनी है कि क्वालिटी जॉब्स भी क्रिएट करनी है। नौकरी तो जितनी मर्जी आप बना लो, लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं ना कि चलो नौकरियां अगर बढ़ती भी हैं, देयर इज अ डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ जॉब्स एज वेल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी अनपेड सेगमेंट में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो, अब देखिए 2 साल पैंडेमिक के चलते तो बेरोजगारी और बढ़ी है ना। अगले आर्टिकल में इसके बारे में हम बात करेंगे, जो एनएसओ का डेटा है जो बताता है कि बेरोजगारी कम होगी, उस कंटेक्स्ट में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। बट बहरहाल बात समझनी ये भी है कि वी आर सीइंग अ राइज इन द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। सरकार तो ये भी कहती है कि जी हमने की जो खेती बाड़ी है उसका भी मुनाफा करना है, फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करनी है, मेक इन इंडिया करना है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा, है ना। और दूसरी बात, क्वालिटी जॉब क्रिएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट द नंबर्स डोंट मैटर कि जी आज 20 लाख नौकरियां हमने दे दी हैं, 25,000 नौकरियां दे दी हैं, ठीक है, क्वालिटी जॉब क्रिएशन बहुत मैटर करता है। फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर अब कोई कंपनी है, इन्फोसिस है या टीसीएस है, अब कैंपस प्लेसमेंट्स होती है तो अब कहो कि जी कि इन्फोसिस आई कंपनी आई आपके कॉलेज में और सभी बच्चों को अपने वहाँ पे प्लेसमेंट दे दी, तो ऐसा तो कभी सुनने को नहीं मिलता, है ना। अब कल को सुनेंगे जी इन्फोसिस ने या टीसीएस ने 15 लाख बच्चे ले लिए 1 साल में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि वाई, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हैं, चाहे वो कोई भी कंपनीज है ना, दे क्रिएट जॉब इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट फोर्सेस while taking into consideration radically altering technological developments.
नाउ हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी की भी हम बात करेंगे। गिग इकोनॉमी की बात करें, आपका उबर है, जोमेटो है, ओला है ना, स्विगी है, ये सब, ये जो सर्विसेज आज के टाइम पे जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं और लेकिन शाम के टाइम वो जोमेटो पे डिलीवरी भी करते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, चलो उससे थोड़ी पॉकेट मनी मिल जाती है। पर अगेन क्या ये अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शंस की बात करें, गिग इकोनॉमी की बात करें, चलो फ्रीलांस वर्क है, आप अपना पार्ट टाइम काम यहाँ पे कर रहे हैं, कॉलेज के बाद आपने फूड डिलीवरी सर्विसेज के लिए आपने ऑप्ट कर लिया, या आप चलो कैब चला रहे हैं, ठीक है, आपने अब अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्या इसको हम क्वालिटी जॉब क्रिएशन कह सकते हैं? ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां आती हैं, तो देखिए वो इन रिस्पॉन्स टू मार्केट फोर्सेज आती हैं। बहरहाल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैपिटल टू जनरेट वेरी फ्यू जॉब्स। ठीक है, अब एफडीआई जो है वो भी बहुत हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन अब ये जो कैपिटल इंटेंसिव एफडीआई प्राइवेट सेक्टर में आता है या हमारी एमएनसीज में आता है, नॉट नेसेसरली कि ये जॉब क्रिएशन में ही जाएगा। अब गिग इकोनॉमी की बात चली थी, गिग इकोनॉमी क्या है, तो थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहां पे। दिस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ लेबर फॉर मनी बिटवीन इंडिविजुअल्स और कंपनीज वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल उबर है, जोमेटो है, ओला है, ठीक है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट करता है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, वैलिड ड्राइवर्स हैं, विद द कंज्यूमर्स जो कि वो सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। चलिए कंक्लूजन क्या निकलता है? तो एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर्स एंड ग्रोथ फिगर्स। हमको वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन एनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ डिसेंट वर्क, क्वालिटी जॉब क्रिएशन की बहुत यहां पे जरूरी है बात। यहां पे कंक्लूजन में ये बात कही गई है। देखिए अब यहां पे कंक्लूजन में देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरियां कम होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज्यादा एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा नौकरियां क्रिएट करे, लेकिन वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। अभी हमने समझा इस बात को कि प्राइवेट सेक्टर विल रिस्पॉन्स ओनली टू द मार्केट फोर्सेज। इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ये कंक्लूड करके कहते हैं कि सरकार का जो रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वो बहुत पैरामाउंट है, और यहां पे सजेशन दिया गया है द गवर्नमेंट शुड रीएस्टैब्लिश इट्स रोल एज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर थ्रू क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन दी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब यहां पे इंडिया और चाइना का कंपैरिजन भी आ जाता है। मुझे याद है पिछले साल जब नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के आर्टिकल्स आ रहे थे, जब उसके बारे में हमने चर्चा करी थी, तो उस टाइम पे ये भी बात आई थी कि हम अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इतना हम व्हाई डोंट बी रीस्ट्रक्चर आवर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इनफैक्ट चाइना में जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टैलेंटेड पीपल वर्किंग इन देयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हमारे यहाँ पे टैलेंट की तो कमी नहीं है ना। कितने देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इस तरह की, सीपीएसईज में भी अगर आपने रिक्रूटमेंट लेनी है, आपने यहाँ पे नौकरी करनी है, कितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के थ्रू आपको पास करके यहाँ पे आपको नौकरी मिलती है। टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, पैसे की कमी भी नहीं है सरकार के पास, मैं तो कहता हूं, ठीक है, लेकिन तब बात ये आती है कि ये सब जो बड़ी बड़ी बातें इसको इंप्लीमेंट कितनी जल्दी सरकार कर पाएगी। बिकॉज देखिए जॉब क्रिएशन बहुत जरूरी है, जॉब क्रिएशन होगा तभी हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन ज्यादा होगा, तभी हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। अब इसी बात को मैं आगे कैरी ऑन करूंगा, जहां पे मैंने जीडीपी की बात करी, ऑन जॉब्स द बिग पिक्चर, ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया की बात करें, जो एनएसओ का सर्वे है, ठीक है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का जो सर्वे है, ये कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2020-21 में, दैट वाज 4.2%, डाउन फ्रॉम 4.8% इन 2019-20। क्या ये वाकई में फिगर, इस बात पे हम ताली बजाएं, इस बात को हम लॉड करें, क्या ये वाकई में फिगर बहुत एक्यूरेट है? बिकॉज देखिए अब चलो सरकार ने टारगेट दिया है कि हम आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां, 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे, बट दिस में बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि पिछले 2 साल में पैंडेमिक भी आया था, है ना, हमने माइग्रेंट क्राइसिस के बारे क्यों भूल रहे हैं? अब ये जो फिगर्स आते हैं, सरकारी जो आंकड़े आते हैं, कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं, तो डेफिनेटली सरकार को ही पता ज़्यादा। लेकिन क्या ये ऑथेंटिक है? क्या सच में बेरोजगारी कम हो गई है पिछले 2 सालों में? वन कैन डेफिनेटली से कि अगर ऐसी नौकरियां आने वाले टाइम पे हम क्रिएट करेंगे प्रोग्रेसिव बेसिस में, तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन होगा, लोगों की जेब में पैसे होंगे, तो वो जाके मार्केट में जाके चीज़ें खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, तो डेफिनेटली ये सब बातें आती हैं। आफ्टर ऑल रोजगार होना तो बहुत जरूरी है ना, तभी जाके आप बाहर जाके मार्केट से चीज़ें खरीद सकते हैं। रोजगार ही नहीं तो आप क्या कर सकेंगे, आप क्या कर पाएंगे? ठीक है, तो चलो स्टार्टअप कल्चर की यहाँ पे बात आती है। अच्छी बात है, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं साइंस, अगर साइंस ग्रेजुएट्स की बात करूं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की बात करूं, वो आगे जाके हर कोई नहीं कहता कि जी मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी है, या हर कोई नहीं कहता कि जी मैंने बैंक में नौकरी करनी है, कोई कहता है मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है। तो अच्छी बात है, स्टार्टअप के ऊपर सरकार भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है ना, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, सरकार भी अपनी तरफ से बहुत ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करी कि जहाँ पे लोग जो हैं वो जॉब क्रिएटर्स बन सके रादर देन बीइंग जॉब सीकर्स। बहुत अच्छी बात है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ग्लोबली अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें, 80 to 85% ऑफ द स्टार्टअप जो है ना, वो दे फोल्ड अप इन द फर्स्ट 2-3 ईयर्स।
शुरू होने के बाद, बिकॉज उनके जो मॉडल्स हैं, उनकी जो फंडिंग है वो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। देखिए जब तक डीप पॉकेट, हर कोई स्टार्टअप देखिए बहुत बड़े लेवल का नहीं जाता है ना। अगर एक स्टार्टअप को सस्टेन करना है अपने आप को, उसके लिए डीप पॉकेट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर फंड्स पीरियोडिकली नहीं आ रहे हैं, दिस विल ऐड प्रेशर ऑन द फर्म्स। तो हाउ विल दैट हेल्प इन जॉब क्रिएशन? फंड, अगर जब तक फंड्स का इनफ्लो नहीं आएगा स्टार्टअप के पास, तब तक जॉब क्रिएशन तो नहीं होने वाला ना। ठीक है, तो while the claims of the NSO emphasizing reduction in the unemployment rate, that is very much appreciable, that is very much that might be very laudable, but this does not seem to be in sync with these times। अभी हम पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो इतना ज़्यादा एम्बिशियसली बोलना कि बेरोजगारी कम हो गई है, ये बात एड अप नहीं कर रही है। कंप्लीटली सिर्फ कहना कि स्टार्टअप्स के ऊपर ही हम छोड़ दें कि उससे अपने आप नौकरी, ऐसा नहीं होने वाला है ना। बिकॉज अगेन स्टार्टअप्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर, दे विल रिस्पॉन्ड ओनली टू द मार्केट फोर्सेस। एक स्टार्टअप है, अगर आज वहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, मे बी 2 साल बाद वहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, तो एक स्टार्टअप को कहो जी वो 500 एम्प्लॉयज़ 2 साल में हायर कर लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सॉलिड फंडिंग चाहिए। नाउ व्हाट इज द बिग टास्क अहेड? प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो लगभग अराउंड अबाउट 34 to 35 लाख जो नौकरियां हैं वो सरकारी नौकरियां भी हैं। और अगर हम बात करें एम्प्लॉइंग अ मिलियन मोर, यानी कि 10 लाख मोर, दैट वुड मीन एडिशनल ऑफ अराउंड 30% ऑफ दिस नंबर। ठीक है, बट कैन दिस नंबर बी अकम्प्लिश्ड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर? देखिए सरकारी नौकरी का जो प्रोसेस है कितना लंबा चौड़ा होता है। अब यूपीएससी की हम बात कर ले तो 1 साल का तो प्रोसेस यूपीएससी के पूरे प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कई सारी ऐसी नौकरियां होती हैं, खास करके अगर हम स्टेट सर्विस कमीशन की बात करें, वहाँ पे रिट पड़ जाती है, कोर्ट पे हियरिंग होनी शुरू हो जाती है। किसी ने बोल दिया कि जी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, ये हो गया था, फलाना हो गया था, है ना। अब ये प्रोसेस तो लंबा चौड़ा ही है, चाहे वो बैंकिंग के थ्रू हो, चाहे वो एसएससी के थ्रू हो, चाहे सरकार कोई और जॉब क्रिएट करने की कोशिश करे। तो इतनी जल्दी आने वाले 1.5 साल में 10 लाख लोग, ये थोड़ा देखिए बात एडअप नहीं कर पा रही है। उसके बाद चलो आप नौकरियां क्रिएट कर भी लो, मीनिंगफुल रोल्स, क्या उनके लिए कुछ मीनिंगफुल रोल्स रहेंगे कि ऐसे आपने उनको बिठाना ही है 2-3 साल के प्रोबेशन के लिए? 2012-13 की बात करें, जो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था दैट वाज 3.41 मिलियन विच केम डाउन टू 3.18 मिलियन बाय 2020-21। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड? ये जो हाई होप्स हैं स्टार्टअप्स के ऊपर हमने जो रखी हुई थी कि भाई वो इंडिया में जॉब क्रिएशन को प्रोपेल करेगा। ठीक है, अब देखिए 2 साल में, चलो हम 2020-21 की बात करें, स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छे डिविडेंड्स दिए थे। ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई कंपनी पब्लिक हो चुकी है, उसका आईपीओ हो चुका है, स्टॉक मार्केट में चांदी हो रही है, ठीक है, पैसों की बारिश हो रही है, डजंट मीन कि दैट विल लीड टू जॉब क्रिएशन। स्टॉक मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी बनी होती है, बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए भी हैं स्टॉक मार्केट में, खास करके 2020-21 में, और बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं, खास करके जो रिसेंट वोलेटिलिटी देख रहे हैं। तो ये कह देना कि एक स्टार्टअप को आप उसको आईपीओ करवा दो, उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवा दो तो बस अपने आप सब काम हो जाएगा, ये माइंडसेट ठीक नहीं है। गवर्नमेंट हैज टू कीप इन माइंड इज द इंक्रीज इन द कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट, अगर 10 लाख बच्चों को नौकरियां देनी है। ठीक है, नाउ एज पर द बजट फॉर 2022-23 जो एवरेज आउटगो था पर अ सरकारी एम्प्लॉय दैट वाज अराउंड ₹12.20 लाख। अज्यूमिंग अब जो नया टारगेट हम सेट कर रहे हैं, जो सरकार सेट कर रही है, जो एडिशनल कॉस्ट होगा दैट वुड बी अराउंड 60,000 करोड़। एंड अगेन अब ये प्रोडक्टिव, अब चलो ठीक है ह्यूमन कैपिटल बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आ जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या सरकार इसको मीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बाकी दोस्तों जाने से पहले कुछ कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का कोर्स है। तो दोस्तों वैसे देखिए हम इंकरेज करते हैं आप अपना न्यूज़पेपर खुद पढ़िए। चलो ये वीडियो देख रहे हैं, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, आपने 3-4 एडिटोरियल्स रोज के देखे, लेकिन आपने जब तक अपना खुद का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा उसका कोई मुकाबला नहीं है। प्लीज आप अपना खुद का न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, चाहे वो ट्रिब्यून है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है। न्यूज़ आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। उसके बाद महीने के एंड में बहुत सारे बच्चे डिफरेंट मैगजीन्स को फॉलो करते हैं, मैगजीन्स डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपको कि मैं न्यूज़पेपर ना पढ़ूं, महीने के एंड में जाके एक मैगजीन डाउनलोड करके चाहे जो मर्जी है उसको मैं करके अपने करंट अफेयर्स कवर कर लूं, तो वो बात पॉसिबल नहीं है, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक कोर्स है करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पे डेली वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड रहेंगे 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे। तो डेली आपके जो भी न्यूज़ जो रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस की जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो डेली लेक्चर्स आपके रहेंगे सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि मंडे आपका ज्योग्राफी, ट्यूसडे हिस्ट्री, वेडनेसडे आपका पॉलिटी, थर्सडे इकोनॉमी, फ्राइडे एनवायरनमेंट, सैटरडे को साइंस एंड टेक एंड आयर, इस तरह से। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, अगर उनका कोई सिग्निफिकेंट लिंकेज है PYQs के साथ, प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो या मेंस ओरिएंटेड हो, वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है
ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को केटर करता है, सिर्फ प्रीलिम्स को केटर नहीं करता, दोनों को केटर करता है। फिर दोस्तों हमारा एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है जनरल स्टडीज मेंस 2022 का। तो जो बच्चे अभी 95 से ऊपर अगर उनका स्कोर बन रहा है प्रीलिम्स में, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपको मेंटरशिप चाहिए विद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग IAS ऑफिसर्स हैं, IRS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, तो आप ये वाला कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। अराउंड अबाउट 10,999 का ये कोर्स पड़ेगा। दोस्तों ये नंबर है, ये नंबर पे कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कॉल करना। शाम को 6 बजे के बाद कॉल कोई उठाएगा नहीं, लेकिन आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर 6 बजे के बाद आपको कॉल करने का हो। और दोस्तों उस तरह से मीन्स की टेस्ट सीरीज का कोर्स है। तो दोस्तों ये कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन आप हमारे नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जॉब क्रिएशन थ्रू स्टार्टअप्स हैज लेड टू जॉब डिस्ट्रक्शन रादर दैन क्रिएशन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो थोड़ा सा बताइए उसको लेके, नहीं है तो भी बताइए। सजेस्ट मेजर्स टू ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट बाय द पब्लिक सेक्टर। 250 शब्दों में आपने ये आंसर करना है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए यही था डिस्कशन एनालिसिस में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। बाकी दोस्तों अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अज्यूमिंग आप नए हैं यहाँ पे स्लीपी क्लासेस में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी मिस ना हो सकें। बाकी दोस्तों मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।